हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 2 इंडियन पॉलिटी सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइज आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अभी रिसेंटली ही राइट आरटीआई एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स की गई थी, तो हम उन अमेंडमेंट से रिलेटेड देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली हैं या किस तरीके से उसने वेरियस चीज़ों पे इम्पैक्ट डाला है, कैसे प्रभावित हुई हैं कुछ चीज़ें, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इट इज़ गोइंग टू बी एन वेरी इंपॉर्टेंट सेशन गाइज, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये डे टू डे इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती ही जा रही है। तो इस क्वेश्चन को तो लीव करना ही नहीं है। जो भी पॉइंट्स गाइज आपको मिलेंगे आज, उन पॉइंट्स को अपने पास ज़रूर मेंशन करके रखिएगा। और ये अमेंडमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की। सो हर एक पॉइंट को अपने पास क्लब करके रखना है। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द फ्यूचर अलॉट गाइज। तो शुरू करने से पहले गाइज, जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक को ज्वाइन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स है या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं इसकी पीडीएफ्स है। और उसी के साथ साथ आपके लिए जो वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनका भी डायरेक्ट लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जामिनेशंस की, तो मैं आपको कहूँगी कि आपको करंट अफेयर्स के लिए तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना कहीं कुछ भी टाइम, मनी, एफर्ट्स कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़, आपको सिर्फ क्या करना है, झा सर अकेडमी पे आपको रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको सिर्फ रेगुलरली कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करना है, दैट इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि हमारे करंट अफेयर से बाहर का गाइज आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और गाइज हमारा जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप इस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसमें जीएस 1 2 3 4 के बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं इस बैच में, और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है गाइज, इस बैच को भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है गाइस। 500 प्लस क्वेश्चंस, बहुत ही बेहतरीन बैच है। इसमें आपको एक्सपर्ट फैकल्टी के चेक आंसर्स मिलते हैं। एक्सपर्ट फैकल्टी आपके आंसर्स को चेक करते हैं, मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और एक वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो गाइज अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, रीसेंट अमेंडमेंट्स टू द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट will have profound impact on the autonomy and independence of the Information Commission. Discuss. सूचना का अधिकार अधिनियम में हाल के संशोधनों का सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। चर्चा करें। तो ये क्वेश्चन गाइस जैसे मैंने बताया GS2 इंडियन पॉलिटी सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा था। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, तो इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है, जैसे कि हम सभी जानते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, ठीक है, बहुत तरीके के कुछ अमेंडमेंट्स उसमें लाए गए हैं। तो ये बोला गया है कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं, इन अमेंडमेंट्स का प्रभाव इंफॉर्मेशन कमीशन जो हमें देखने को मिलता है, सूचना आयोग, उसकी इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी पे देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा उसको हनन होगा, वो थोड़ी सी उस पर हमें फ़र्क देखने को मिलेगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा।
तो ये हमें स्टेटमेंट दी गई है, हमें इसको डिस्कस करना है। तो हमें इसके बारे में बताना है कि उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा और वो किस तरीके से पड़ेगा, क्या ऐसा क्या अमेंडमेंट्स में लाया गया है जिसकी वजह से हमें ये इम्पैक्ट देखने को मिलेगा उनके इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी पे, किसकी, इंफॉर्मेशन कमीशन की। तो हमें उसी कॉन्टेक्स्ट में अपने आंसर को रखना है। तो हमें जो अमेंडमेंट है वो हमें इंफॉर्मेशन कमीशन के आस्पेक्ट में रखना है कि उस पर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। द एम ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 was to enable citizens to access information held by the public authorities। अब ये जो हमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब लेके आया गया था, 2005 में, ठीक है। तो ये जो था, ये एक्ट किस उद्देश्य से लाया गया था? इस एक्ट का उद्देश्य बेसिकली ये था कि जो हमें सिटीजन्स देखने को मिलते हैं, मतलब जो पब्लिक है, लोग, हर एक पर्सन को ये राइट दिया जाए कि वो इंफॉर्मेशन ले सकता है, वो सूचना ले सकता है जिसके बारे में उन्हें चाहिए। जैसे कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो उसकी इन्फॉर्मेशन हर एक बंदा ले सकता है, उसका हक है ये। तो वो कैसे, जैसे हम बोलते हैं ना RTI अप्लाई कर दो, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी जो भी हमें क्वेरी होती है, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, हम उसको मेल कर देते हैं, फिर हमें वहाँ से आंसर आता है। तो इस तरीके से हम क्या, हम वो इन्फॉर्मेशन का एक्सेस ले सकते हैं जो कि पब्लिक अथॉरिटीज़ के पास होती है। यस, इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं कुछ आर्टिकल्स के अंडर, जो इन्फॉर्मेशन देने से हमें मना किया जा सकता है, बट उसके बाहर उन एक्सेप्शंस के अलावा हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलने का अधिकार है, हम ले सकते हैं। तो ये किसका उद्देश्य था? ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का उद्देश्य था। दिस वॉज टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ दीज पब्लिक अथॉरिटीज़। अब ये किस लिए लाया गया था? जैसे हम देख रहे हैं करप्शन बढ़ती जा रही है या ट्रांसपेरेंसी थी, मतलब कम होती जा रही थी, तो ट्रांसपेरेंसी लेके आने के लिए और अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही बनाने के लिए पब्लिक अथॉरिटीज़ की, कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, जो ये सरकारी हमें ऑफिसर्स देखने को मिलते हैं, प्राधिकरण, सॉरी, ये जो सरकारी अधिकारी हमें देखने को मिलते हैं, ये अधिकारी जवाबदेह हों पब्लिक को, क्योंकि किस माध्यम से, कि भाई इनसे अगर इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है, अगर इन्होंने काम ढंग से नहीं किया तो इनको वो चीज़ रहेगी कि हाँ, हमसे पूछा जा सकता है। और एक, क्योंकि वो सिटीजन्स का एक्सेस हर एक इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल है, उन वो ले सकते हैं, उनका अधिकार है, तो वो एक ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता भी हमें वो देखने को मिलेगी। तो उससे क्या होगा, हमें ये जो बहुत ज़्यादा करप्शन, भ्रष्टाचार का भी देखने को मिलता है, वो भी कम कर सकते हैं हम उस तरीके से। For the success of the RTI Act, the autonomy and independence of the Information Commission is an essential condition। अब क्या चीज़ है कि अब RTI एक्ट को अगर सक्सेसफुल बनाना है, अब जैसे हमने बात की कि इन्फॉर्मेशन हर एक सिटीज़न को, मतलब हर एक सिटीज़न इन्फॉर्मेशन ले सकता है, उसका एक्सेस ले सकता है, ठीक है। अब जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है उसका काम भी बढ़ गया और उनकी इंडिपेंडेंस भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी अफेक्ट होगी, क्योंकि उनको जवाबदेह, वो ज़्यादा जवाबदेह बना दी गई है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, मेल कर देगा कोई भी पर्सन, तो उसकी उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उसका जवाब उनको देना पड़ेगा, राइट। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड फिक्स टर्म्स ऑफ सर्विस आर एसेंशियल फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। कि अब ये जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हमें देखने को मिल रहा था, क्या कर दिया गया है? पहले क्या थी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का टेन्योर जो है फिक्स्ड था, 5 साल का, 5 ईयर्स का फिक्स था। लेकिन अब अमेंडमेंट के थ्रू क्या कर दिया गया है कि ये फिक्स नहीं है, ये क्या होगा, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कि जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी उसी के हिसाब से क्या होगा, टेन्योर होगा, टर्म ऑफ ऑफिस हमें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का देखने को मिलेगा। और फिक्स टर्म्स ऑफ सर्विस, जैसे कि जो सैलरीज की अगर हम बात करें, तो सैलरीज पहले क्या होता था कि सैलरीज क्या होती थी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज की जाती थी, निकाली जाती थी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की। और किन ग्राउंड्स पे थी? टर्म्स ऑफ सर्विस क्या थे कि जैसे इलेक्शन कमीशन के टर्म्स, कमिश्नर के टर्म्स ऑफ सर्विस होंगे, इसी तरीके से चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के होंगे। बट इस RTI एक्ट जो 2019 में अमेंडमेंट लाई गई,
उसके हिसाब से क्या बोला गया कि जो टर्म्स ऑफ सर्विस है वो भी फिक्स्ड नहीं रहेगी। अब वो भी किस तरीके से होगी, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, जैसे कि केंद्र सरकार बताएगी, सूचित करेगी, उसी हिसाब से उनकी टर्म्स ऑफ सर्विस भी रहेगी। तो अब क्या हो गया यहाँ पे, उनकी ऑटोनॉमी पे हमें फ़र्क देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो वो हमें थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे अब हमें क्या है कि थोड़ा सा बायसनेस हमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी, करप्शन हमें देखने को मिलेगी वहाँ पे इन फैक्टर्स की वजह से, राइट। But the recent amendments to the RTI Act 2005 seem to be limiting the autonomy and independence of the Information Commission. वही बात है कि जब अब जो रिसेंट अमेंडमेंट हमें देखने को मिली RTI एक्ट 2005 में, जो अमेंडमेंट संशोधन किया गया 2019 में, उसमें क्या हमें देखने को मिला कि ये जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है उसकी स्वतंत्रता पे, इंडिपेंडेंस पे और ऑटोनॉमी पे, स्वायत्तता पे हमें थोड़ा सा एक लिमिट देखने को मिली, कि सीमित कर दिया गया है उसको। कैसे कि भाई उनको ना तो एक टेन्योर फिक्स है उनका, कि भाई उनको वो स्टेबिलिटी रहे माइंड में कि हाँ ठीक है, अब मैं अगर पद पे हूँ तो अब मैं 5 साल तक तो हूँ, वो चीज़ नहीं है। वो क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी डिस्क्रिप्शन पे उनको कभी भी हटा सकती है, वो चेंज कर सकती है। ऐसे ही जो टर्म्स ऑफ सर्विस है वो भी उन्होंने क्या कर दिया, वो भी फिक्स नहीं है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ही हिसाब से चलेंगे। अब वो क्या हो जाएगा, उसमें भी पॉलिटिक्स आ जाएगी, कि अगर मान लीजिए अगर कोई जैसे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, अगर कोई किसी जो पॉलिटिशियन है मान लीजिए, अगर उसके हिसाब से काम नहीं करेंगे वो, तो क्या होगा, उसको हटा देंगे, क्योंकि टर्म ऑफ सर्विस तो फिक्स की नहीं गई है, बताया है ना, प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, कि उनके हिसाब से काम करे, और जो नहीं करेगा उसको हटा दिया जाएगा। तो क्या हुआ यहाँ पे, उनकी इंडिपेंडेंस, उसकी ऑटोनॉमी को हमें सीमित उस पर सीमा बांध दी गई, लिमिट लगा दी गई है। अब रिसेंट अमेंडमेंट्स क्या हैं, हम उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। The term of office of the Chief Information Commission of the Central Information Commission and State Information Commissions would be prescribed by the central government। वही जो मैंने बताया कि क्या बोला है इन्होंने, पहले क्या थी, जो हमें चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन देखने को मिलता था, किस किस का, एक तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है और एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, मतलब एक नेशनल लेवल पे होता है और एक स्टेट लेवल पे होता है। अब ये जो था, इनकी टर्म ऑफ सर्विस फिक्स्ड थी, इनका टेन्योर फिक्स्ड हुआ करता था 5 years। बट किया क्या गया, इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या लाया गया, कि इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस होगा, इनका जो टेन्योर होगा, वो अब फिक्स ना रहते हुए, 5 साल फिक्स ना रहते हुए, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से होगा, कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे ही केंद्र सरकार जिस तरीके से निर्धारित करेगी, उसी तरीके से उनका टेन्योर रखा जाएगा। दूसरा, द अमेंडमेंट सेज दैट द सैलरीज, अलाउंसेस एंड अदर टर्म्स ऑफ सर्विस शैल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या बोला अमेंडमेंट ने, कि जो सैलरीज थे, अलाउंसेस थे, या जो दूसरी टर्म्स ऑफ सर्विस हमें देखने को मिलती हैं, वो अब फिक्स्ड नहीं रहेंगी। ठीक है, पहले क्या था कि इन जो इलेक्शन कमिश्नर थे उनके ग्राउंड्स पे, मतलब कि उन्हीं की तरीके से चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के जो टर्म्स ऑफ सर्विस, टर्म्स ऑफ कंडीशंस हुआ करते थे। लेकिन अब ये जो टर्म्स ऑफ सर्विस है ये फिक्स्ड नहीं रहेंगे, बल्कि ये केंद्र सरकार ही निर्धारित करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरीके से प्रिस्क्राइब करेगी उसी तरीके से होगा। तो बेसिकली क्या हुआ, उनकी इंडिपेंडेंस, उनकी ऑटोनॉमी तो ऑटोमेटिकली कर्ब हो गई ना वहाँ पे, हमें उस पर तो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा इसकी वजह से। When we look at the above amendments, it becomes clear that the central government wants to take away the security of tenure and prescribed terms of service of the information commissioners, effectively taking away the autonomy and independence। कि जब हम इन अमेंडमेंट्स को देख रहे हैं, हम इस पे नज़र डाल रहे हैं, तो हमें क्या पता चल रहा है, पहले तो भाई वो स्टेबिलिटी भी थी, ठीक है, वो एक सिक्योरिटी भी थी, वो इंडिपेंडेंस भी थी, वो ऑटोनॉमी भी थी, लेकिन अब क्या दिख रहा है कि केंद्र सरकार सब कुछ अपने हाथ में ले रही है, उनका टेन्योर भी, उनकी टर्म्स भी, हर चीज़ अपने हाथ में ले रही है, वो अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही है। तो उससे क्या होगा, वो उनकी पावर्स को, उनको कंट्रोल भी करेगी, उनके ऊपर अपना कंट्रोल करना चाह रही है,
इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स पे। तो बेसिकली इफेक्टिवली क्या कर रहे हैं वो, इनडायरेक्टली उनकी ऑटोनॉमी, उनकी इंडिपेंडेंस को ही ले रहे हैं, ठीक है, अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं वो। These changes to the RTI Act may turn the information commissions into caged parrots like the CBI, which are accused of towing the government's line. अब क्या देखने को मिला है हमें, वही जो अभी हमने बात की थी कि अब इस तरीके से अगर वो हर चीज़ को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ही निर्धारित करेगी हर चीज़ कि क्या उनका टेन्योर होगा, क्या उनका टर्म ऑफ सर्विस होना चाहिए, तो क्या होगा कि जो चीफ या जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उन पे कंट्रोल किसका आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही तो कंट्रोल आ रहा है। तो अब क्या होगा, मान लीजिए अब एक ए पर्सन है जो कि एक सुपीरियर है और एक बी पर्सन है जो उसका सबॉर्डिनेट है, वो उसके अंडर काम कर रहा है। अब उसको पता है कि जो बी है उसको पता है कि उसकी सैलरी कौन देगा, कौन निर्धारित करेगा कि भाई कितनी सैलरी बढ़ानी है या प्रमोशन करना है, सैलरी बढ़ानी है या नहीं, ठीक है, वो ए देखेगा, ठीक है, या उसको कितना टाइम वो ऑफिस में उसके साथ उस ऑफिस में काम करेगा या उसके असिस्टेंट या उसके अंडर काम करेगा, तो वो भी कौन निर्धारित करेगा, वो भी किसके हाथ में, ए के हाथ में है। तो अब वो क्या करेगा, वो ए के हिसाब से ही काम करेगा, जैसे ए उसको काम करने के लिए बोलेगा बी ए के हिसाब से ही काम करेगा। अगर ए बोलेगा कि ए टू जेड लिखनी है तो बी ए टू जेड ही लिखेगा, बेशक से उसका काम वहाँ पे कुछ और है, उसकी ड्यूटी बेशक किसी और चीज़ के लिए है, वो वहाँ पे उसकी ड्यूटी कुछ और है, उसकी पोजीशन कुछ और है, लेकिन वो तब भी काम क्या करेगा, जो ए उसको करने के लिए कहेगा। क्यों, क्योंकि वो उस प्रेशर में है कि मुझे ये करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे हो सकता है मेरी पोस्ट से हटा दिया जाए, ठीक है, मेरी सैलरी पे फ़र्क आ जाए। तो उस डर की वजह से वो क्या होता है, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी नहीं होती है माइंड में, जिसकी वजह से हमें वो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी कि एक केज्ड पैरट बन जाएगा। इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो पैरट, मतलब एक होता है ना कि बंधा हुआ एक उसमें पिंजरे में तोता होता है, तो वो एक पिंजरे में तोता बन जाएगा कि उसका ताला चाबी किसके पास है, मतलब उसके ताले की चाबी किसके पास होगी, केंद्र सरकार के पास। तो वो किस हिसाब से चलेगी, जैसे जैसे गवर्नमेंट बोलेगी वो उसी हिसाब से चलेगी। तो वहाँ पे हमें करप्शन के केसेस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और जो इन्फॉर्मेशन के लिए वो बैठे, मतलब वो गलत इन्फॉर्मेशन भी लेंगे और वो इन्फॉर्मेशन को लीक भी नहीं करवाएंगे, जहाँ पे उनको लगता है कि अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी तो वहाँ पे वो कह देंगे कि अरे अरे इसके अंडर आता है, अरे एक्सेप्शंस में आता है, या ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ वैसे है, तो वहाँ पे उसको मोल्ड करके रखेंगे। तो वो जो एक इंडिपेंडेंस थी या ऑटोनॉमी हमें देखने को मिलती थी, वो क्या हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले ली उससे, राइट। सो ऑन द कंक्लूडिंग नोट वी विल से, to restore people's confidence and trust in their right to information, the information commissions and the information commissioners, both at the central and state levels, should be granted constitutional status. अब क्या बात हो रही है कि अगर लोगों का जो विश्वास है, लोगों का कॉन्फिडेंस वापस से लेके आना है, लोगों का विश्वास राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में वापस से लेके आना है, तो उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है आज के टाइम पे, कि जो हमें इंफॉर्मेशन कमीशन देखने को मिलता है और जो उसमें काम करने वाले अथॉरिटीज़ हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, सेंट्रल लेवल पे भी, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, हमें उनको क्या करना है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान करने पे, प्रोवाइड करने पे ध्यान देना है। उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया जाना चाहिए, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं कि ये प्रिस्क्राइब किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल इस्टेब्लिश हो रहा है उस पर, तो उससे क्या हो रहा है, लोगों का विश्वास उठ रहा है। तो लोगों का विश्वास रीगेन करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करना ज़रूरी है। दिस विल इंश्योर देयर ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस लाइक दैट ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड द UPSC। तो अगर हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर देंगे उनको, तो उससे क्या होगा,
हम इस चीज़ को ध्यान दे सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस बनी रहे। जैसे कि हमें इलेक्शन कमीशन की देखने को मिलती है। इलेक्शन कमीशन को क्या प्रोवाइडेड है? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइडेड है आर्टिकल 124 सॉरी आर्टिकल 324 के अंडर, राइट। CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को प्रोवाइडेड है आर्टिकल 148 में। हमें देखने को मिलता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइडेड है। और यूपीएससी को भी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइडेड है, हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर इस तरीके से उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो हम इनकी स्वतंत्रता और स्वायत्तता को सुनिश्चित कर सकते हैं और लोगों का विश्वास भी बना रहेगा, राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हेयर गाइज। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे हेड। जय हिंद।